हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का दोस्तों जो न्यू अपडेटेड नोट्स दिया गया दोस्तों, जो दोस्त लोग क्लास नहीं होंगे लिए होंगे उनके लिए ये नोट्स दोस्तों रामबाण की तरह काम करेगा दोस्तों। ये नोट्स लेने के लिए दोस्तों आपको 1500 रुपया का सर को पे करना पड़ता है, सचिन सर को दोस्तों। इसलिए आप लोगों की सुविधा के लिए हम इस चैनल पे करवा रहे हैं दोस्तों सचिन सर के नोट्स का पीडीएफ को करवा रहे हैं। जिन भाई बहनों को पीडीएफ चाहिए दोस्तों वे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे नंबर दिया होगा, फ़ोन कीजिएगा, आपको पीडीएफ भेज दिया करेंगे दोस्तों फ्री में दोस्तों, जो कि आपको भी मदद हो जाए दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों। इसलिए हम आज जो सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 का है दोस्तों 23-24 के जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसके लिए हम दोस्तों वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 का ये थ्योरी है दोस्तों, सीडीपी का थ्योरी पार्ट है दोस्तों, और पेपर 2 का और पेपर 1 का दोनों का वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से देखिएगा दोस्तों। उसमें उतना देर तक समझाया नहीं जाएगा दोस्तों, आपको रिवीजन के पर्पज़ से देखना। 100 क्वेश्चन दोस्तों आपको 50 मिनट में करवाया जाएगा दोस्तों। 50 मिनट में एक 100 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाया जाएगा दोस्तों रिवीजन के तौर पर, जो कि बार बार रिवीजन कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब दोस्तों, जिससे आपको समझ में आ जाएगा हाँ क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव है दोस्तों। और थ्योरी भी आप लोग जरूर से ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आज 1 घंटा का प्रत्येक वीडियो 1 घंटा का एपिसोड का 1 घंटा प्लस आएगा दोस्तों, लेकिन कम नहीं आएगा। अब उसको उस थ्योरी पार्ट को 1 से 2 बार या 3 बार रिवीजन कीजिएगा। जिनको नोट्स चाहिए वो नोट्स भी ले लीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, हम वहाँ से आपको नोट्स देने के लिए उपलब्ध करवाएंगे दोस्तों। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, इन्हें के देख के छोड़ दीजिएगा। रिस्क लिया जा रहा है दोस्तों, एग्जाम्पल 91 है। आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच फैलाइए दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभिवृद्धि ग्रोथ, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जब हमारे शरीर और संरचना का आकार बढ़ता है दोस्तों तो हम उसे वृद्धि कहते हैं। चलिए वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। कैसा होता है? बाह्य दोस्तों। वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है साथियों? ग्रोथ इज एक्सटर्नल लेवल दोस्तों, बाह्य होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे लंबाई चौड़ाई ये सब दोस्तों कुछ समय के बाद बढ़ना रुक जाता है दोस्तों, इसलिए वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है दोस्तों। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलता है। जैसे एग्जांपल देखिए, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए विकास डेवलपमेंट, देखिए जब हमारे मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों यानी परिपक्वता आदि है तो उसे हम विकास कहते हैं। मतलब सोचने की शक्ति दोस्तों, परिपक्व होना। विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है दोस्तों। मस्तिष्क है और भाषा ज्ञान है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए इतना जोखिम ले रहे हैं दोस्तों, आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तब हम आपको हर एक पार्ट का वीडियो हम अपलोड करवा देंगे दोस्तों, और नोट्स भी आपको दे देंगे उपलब्ध करवा के फ्री में दोस्तों, कोई चार्ज नहीं। विकास जीवन भर चलता है दोस्तों। विकास जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। जन्म से गर्भ से लेके गर्भ माने जब माँ के पेट में रहते हैं उससे विकास चलना शुरू होता है दोस्तों, और मृत्यु तक विकास चलता है दोस्तों। इसलिए विकास निश्चित क्रम होता है। विकास एक निश्चित क्रम होता है। उदाहरण जैसे हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विकास का हम मापन मेजरमेंट कर सकते हैं दोस्तों। विकास को हम माप सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, हमारा भार को हम तौल सकते हैं, लंबाई को नाप सकते हैं। फिर देखिए विकास केवल परिमाणात्मक है दोस्तों। क्या है? क्वांटिटिव है। विकास कैसा है? केवल परिमाणात्मक है। ध्यान दीजिएगा, विकास को हम सीधे मापन नहीं कर सकते। विकास को हम सीधे मापन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वृद्धि को हम माप सकते हैं। इसको परिमाणात्मक क्वांटिटिव है दोस्तों, हम इसे माप सकते हैं।
विकास का हम सीधे सीधे मापन कर सकते हैं। जैसे हमारा सामाजिक विकास, नैतिक विकास मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। चलिए, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सही बात है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि शरीर बढ़ा हुआ तो उसका बुद्धि भी बड़ा हो गया। जैसे एग्जांपल देखिए, कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। चलिए देखिए नेक्स्ट पेज में दोस्तों, ये तो बता दिए। विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है दोस्तों। मतलब डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटी दोस्तों। विकास जो है, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा दोस्तों। विकास जो है बुद्धि के बिना भी संभव है। विकास बुद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास आवश्यक होता है दोस्तों। एग्जाम्पल 91 को दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर फैलाइए दोस्तों, अपना ही परिवार समझिए इसको भी। आप लोगों के लिए जोखिम लिया जा रहा है। परिपक्वता देखिए, मैचुरेशन दोस्तों। अनुवांशिक विकास, जेनेटिक्स जिसे बोलते हैं हम लोग दोस्तों, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स डिस्पोजिशन दोस्तों, के पूर्व निर्धारण रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैचुरेशन कहलाता है। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है दोस्तों, यानी ये अनुवांशिकता से रिलेटेड होता है दोस्तों। बड़े होने पर मैच्योरिटी आती है, मतलब बड़े होने पर दोस्तों परिपक्वता आता है, उसको सोचने समझने में, सूझने का विकसित हो जाता है दोस्तों। क्या सही क्या गलत निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है दोस्तों, परिपक्व हो जाता है। इसलिए विकास के आयाम देखते हैं हम लोग। विकास के आयाम हम लोग पढ़ते हैं। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट दोस्तों। विकास बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल होता है, और मल्टी डायमेंशन में होता है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट दोस्तों। विकास दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, और ज्ञानात्मक विकास। ज्ञानात्मक विकास तो मोटर डेवलपमेंट। यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा होता है। यह एक तरफ से क्या होता है दोस्तों, बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा होता है ज्ञानात्मक विकास। यह मसल्स, हड्डियों यानी बॉडी दोस्तों, मसल्स हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने की से संबंधित है। गामक विकास देखिए दोस्तों, बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। फाइन मोटर स्किल दोस्तों, फाइन मोटर स्किल मतलब दोस्तों सूक्ष्म कौशल, और ग्रॉस मोटर स्किल मतलब दोस्तों स्थूल कौशल विकास। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइन माने सूक्ष्म कौशल विकास में दोस्तों, इसमें मसल्स का कम यूज होता है। मतलब दोस्तों पैर हाथ का यूज नहीं होगा दोस्तों, जिससे मतलब उंगली का यूज होगा, अंगूठा का यूज होगा, पेन चलाना दोस्तों, कॉपी पर लिखना दोस्तों, ये सब हो गया आपका फाइन मोटर स्किल यानी स्थूल दोस्तों, सूक्ष्म कौशल हो गया दोस्तों। जैसे देखिए राइटिंग, लिखना आपका क्या होगा, सूक्ष्म कौशल में आ गया। कलरिंग, चीखना दोस्तों, ये क्या हो गया, ये भी आपका सूक्ष्म कौशल में होगा। कटिंग करना, ये भी सूक्ष्म, पूरा शरीर दौड़ रहा है दोस्तों, काम कर रहा है, सिर्फ हाथ चल रहा है, ये सब क्या हुआ, सूक्ष्म कौशल हो। ब्रेकिंग, चपाती मतलब खाना खाना दोस्तों। और ग्रॉस मोटर स्किल में दोस्तों देखिए स्थूल कौशल में देखिए आप लोग, इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। मतलब दोस्तों तैरना, स्विमिंग में देखिए दोस्तों ज़्यादा पूरा शरीर चलता है। जंपिंग करना, पूरा शरीर दोस्तों, बड़ी मांसपेशियों का चलना दोस्तों वो स्थूल कौशल कहलाएगा। रनिंग करना, पूरा शरीर चल रहा है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं स्थूल कौशल, जिसे हम ग्रॉस, इंग्लिश में ग्रॉस बोलते हैं, हिंदी में स्थूल बोलते हैं, स्थूल कौशल। मानसिक विकास देखिए, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामूहिक विकास, नैतिक विकास, और भाषा विकास दोस्तों। देखिए दोस्तों, वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों।
ये हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। बाल विकास के सिद्धांत देखें। बाल विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुकरण करता है, जैसे मानव हाथी। देखिए इसका मतलब, देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत का मतलब हुआ मानव अपने जैसा प्रजाति को उत्पन्न करता है, हाथी अपने जैसा प्रजाति को अपना उत्पन्न करता है दोस्तों, उसे हम समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। विकास दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन दोस्तों। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है। कहाँ होती है दोस्तों? सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ दोस्तों। विकास की दिशा कैसी होती है? सिर से पैर की तरफ। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होता है तो इसे मास्कोध्वमुखी सिफेलोकोडल भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारा विकास क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दूर प्रोक्सीमोडिस्टल कहलाता है दोस्तों। अतः यह कहते हैं कि विकास कर्मिक है। क्या कहते हैं? विकास कर्मिक है। चलिए तीसरा देखते हैं, निरंतरता का सिद्धांत दोस्तों। निरंतरता का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया दोस्तों। विकास जो है कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया, यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया, केवल इसकी मंद और तेज होती है। इसकी गति जो है केवल मंद हो जाता है और कभी तेज हो जाता है दोस्तों। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है, जन्म से मृत्यु तक दोस्तों, माँ के गर्भ से मृत्यु तक। चलिए चौथा पॉइंट देखिए, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल ऑफ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। यहाँ ध्यान देना दोस्तों, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये गलत हो जाएगा। इस ऑप्शन में रहेगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, गलत। यहाँ पकड़ना आप हम लोगों को कि हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलती है। कहाँ पे चलते हैं? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर। जैसे पहले उठना, फिर बैठना दोस्तों, पहले उठना, फिर बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना दोस्तों। चलिए पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द प्रेडिक्टिबिलिटी। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। बच्चों में क्या पाया जाता है दोस्तों? एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। फिर से देखिए दोस्तों, जब हम बच्चे में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस दोस्तों। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब बच्चे का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है दोस्तों। बच्चों का विकास जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होता है। सही बात है दोस्तों, सभी बच्चों का विकास एक तो सामान्य नहीं होगा, क्योंकि किसी में बुद्धि तेज है तो किसी का बुद्धि कमजोर है दोस्तों। बच्चों में विकास इंडिविजुअल डिफरेंस है, हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता एवं इन्वायरमेंटल, आनुवंशिकता और पर्यावरण, मतलब दोस्तों H और गुने E इन्वायरमेंटल की पारस्परिकता पर डिपेंडेंट करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होता है दोस्तों। चलिए, जैसे हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। 8वां देखिए, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत।
वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट दोस्तों। विकास कभी भी रेखीय नहीं दोस्तों, रेखीय नहीं होता है, ये ध्यान दीजिए। विकास जो है कभी भी रेखीय नहीं होता है, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है। कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। विकास की कैसी होती है दोस्तों, कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। चलिए हम लोग नंबर देखते हैं। अंतरा संवर्धित विकास का सिद्धांत, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर रहते हैं दोस्तों। बाल विकास के अवस्थाएं देखिए दोस्तों। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रसव पूर्व देखिए दोस्तों, प्रसव पर नेटल स्टेज 9 महीने यानी 280 दिन का होता है। कितना दिन का? 9 महीने 280 दिन का। इस अवस्था में माता गर्भाधान कंसेप्शन से शुरू होता है। इस अवस्था में माता के गर्भाधान से शुरू होता है प्रसव पूर्व दोस्तों। फिर दूसरा स्टेज क्या है? शेषवा अवस्था। शेषवा अवस्था पर ध्यान दीजिए हम लोग। शेषवा अवस्था दोस्तों इन्फेंटी एज बोलते हैं इसे। जन्म से 2 वर्ष तक कितना होता है शेषवा अवस्था? जन्म से 2 वर्ष। फिगर भी देखिए दोस्तों। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है। उसका व्यवहार किस पर आधारित है? मूल प्रवृत्तियों पर दोस्तों। तेज और शारीरिक और मानसिक अधिगम की अवस्था, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। फिर तेज है, शारीरिक है, मानसिक है, अधिगम की अवस्था है, नैतिकता मोरलिटी का अभाव होता है। तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, पूर्व बाल्यावस्था, इसे हम ईयरली चाइल्डहुड कहते हैं दोस्तों। ईयरली चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था को। ये क्या हुआ? 2 से 6 वर्ष। इसका क्या है? 2 से 6 वर्ष का काल दोस्तों। इसमें बच्चा अनुकरण के माध्यम से, इमिटेशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, इमिटेशन हिंदी में अनुकरण के द्वारा सीखता है। इसमें बच्चा किसके द्वारा सीखता है दोस्तों? अनुकरण और इमिटेशन के द्वारा सीखता है। इस अवस्था में जिज्ञासा क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है दोस्तों। इस अवस्था में बच्चा में जिज्ञासा क्यूरियोसिटी ज़्यादा होता है। इस अवस्था को टॉय एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉय एज दोस्तों। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण, सेंसिटिव पीरियड कहते हैं दोस्तों। भाषा अर्जन मतलब भाषा सीखने के लिए दोस्तों ये संवेदनशील अवस्था है दोस्तों। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग, मतलब कल्पनाशीलता वाले गेम्स खेल में दोस्तों सक्रिय रूप से भाग लेता है। चलिए उत्तर बाल्यावस्था और बाल्यावस्था दोस्तों देखिए। लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड दोस्तों 6 से 12 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था का क्या काल है? 6 से 12 वर्ष। देखिए इसमें इसे तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है दोस्तों। मतलब उत्तर बाल्यावस्था में दोस्तों लेटर चाइल्डहुड में बच्चे में तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था आ जाती है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, तार्किक चिंतन की। इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहते हैं। इसे मतलब स्टार्टिंग एज, स्कूल जाने की स्टार्टिंग एज भी कहते हैं हम लोग उत्तर बाल्यावस्था को। इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। मतलब खाना पीना खाएगा दोस्तों पूरा शरीर लेटर लेगा, वही गंदी अवस्था उसी को बोल रहे हैं। इसे स्फूर्ति की अवस्था यानी स्मार्ट एज कहा जाता है दोस्तों। खेलों की अवस्था इसे कहा जाता है। इसे गेम्स स्टेज भी कहते हैं। ग्रुप बना के खेलेगा दोस्तों बच्चे सब। इस अवस्था में संग्रहण स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होती है दोस्तों। जैसे बचपन में आप लोग भी खेलते हैं, कंचा खेलते होंगे तो आप लोग जमा करते होंगे, संग्रहण करते होंगे। तो यही उत्तर बाल्यावस्था का ही रूप है दोस्तों। फिर टोली, समूह, गैंग की अवस्था कहा जाता है दोस्तों। इस अवस्था में बच्चों टोली बना के रहेगा, समूह बना के गैंग की अवस्था में घूमेगा दोस्तों। लेटर चाइल्डहुड हम लोग कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं दोस्तों। इसे जीवन का अनोखा काल यूनिक पीरियड भी कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल किस एज को कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था को दोस्तों। चलिए हम लोग पांचवा चलते हैं, किशोरावस्था। एडोलेसेंस 12 से या 13 से 18 वर्ष के बीच होता है दोस्तों।
किशोरावस्था। चलिए, इसे जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का कठिन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन का सबसे कठिन, सबसे संघर्ष काल है दोस्तों। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी और तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। किस अवस्था को हम लोग संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान और उलझन की अवस्था कहेंगे? तो किशोरावस्था को दोस्तों, एडोलेसेंस को दोस्तों। इसे विषम लिंगी दोस्तों, मतलब अट्रैक्शन एज इसे भी कहते हैं दोस्तों। मतलब एक दूसरे, लड़का और लड़की में दोस्तों एक दूसरे के पीछे अट्रैक्शन दोस्तों, इसी काल को हम लोग कहते हैं विषम लिंगी आकर्षक होता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहते हैं दोस्तों। इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होगी दोस्तों, मतलब हीरो बनना दोस्तों। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है दोस्तों। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने के लिए सक्षम होता है दोस्तों। चलिए हम लोग वृद्धि पर चर्चा करते हैं, इंटेलिजेंस, वृद्धि के पर चर्चा करते हैं दोस्तों। इंटेलिजेंस दोस्तों, तेज, समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है दोस्तों। ये इस अवस्था, इंटेलिजेंस जो बुद्धि है, समस्या अगर हो जाएगा तो उसको सुलझाने में मदद करता है दोस्तों। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है और थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन भी करता है दोस्तों। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल दोस्तों, मतलब बहुआयामी है। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि जो है एक बहुआयामी है और कठिन योग्यताओं का एक सेट है दोस्तों। बुद्धि अस्थाई और परिवर्तनशील होता है दोस्तों। बुद्धि कैसा है? अस्थाई और परिवर्तनशील है दोस्तों, याद रखिएगा। बुद्धि अनुकूलन, एडेप्टेशन स्थापित करने में हेल्प करता है। नहीं दोस्तों, बुद्धि जो है अनुकूलन स्थापित करने में मदद करता है दोस्तों। कोई भी काम को करने में दोस्तों, उसको करने में, दिमाग से करने में आसानी होगा दोस्तों। जो तेज रहेगा वो आसानी से करेगा। बुद्धि उसी को होते हैं। बुद्धि के प्रकार देखिए दोस्तों, बुद्धि का प्रकार दोस्तों, टाइप्स ऑफ द इंटेलिजेंस देखिए। थॉर्नडाइक, बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। ये देखते हैं पहला बुद्धि कौन है? मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त बुद्धि दोस्तों। ये कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि से अभिप्राय, जो चीज हमारे सामने होती है उसे मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष, जिन चीजों को देखकर हम कार्य करते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है दोस्तों। मूर्त बुद्धि का मतलब क्या हुआ? मूर्त बुद्धि से अभिप्राय, जो चीजें हमारे सामने होती है, मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष, जिन चीजों को हम देख कर हम कार्य करते हैं उसे मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैकेनिक, ऊपर देखिए मैकेनिक काम कर रहा है दोस्तों, इसे मूर्त बुद्धि का उदाहरण है। फिर कारीगर, दोनों दोस्तों। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, तो अमूर्त बुद्धि के उदाहरण देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जब बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, जैसे कवि, डॉक्टर, चित्रकार, ये सब दोस्तों अमूर्त बुद्धि के उदाहरण है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के उदाहरण है दोस्तों। मतलब मन में ही सोच लेना दोस्तों, इसे हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं। इमेजिनेशन करना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा देखिए, सामाजिक बुद्धि। क्या है सामाजिक बुद्धि? मतलब सोशल इंटेलिजेंस दोस्तों। जो समाज सेवी होता है, समाज के लिए कार्य करता है, उसे हम लोग सामाजिक बुद्धि कहते हैं। इसे देखिए, जैसे एग्जांपल समझिए, नेता हुआ, व्यवसाय हुआ दोस्तों, जो दुकानदार है, समाज सेवी जैसे अध्यापक आदि सामाजिक बुद्धि के उदाहरण हैं। 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि को का संशोधित सूत्र दिया। इन्होंने संशोधन किया कि वह था सूत्र मेंटल एज बटे क्रोनिकल एज, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 दोस्तों। चलिए बुद्धि को हम लोग देखते हैं, आईक्यू और स्थिति देखते हैं दोस्तों। 25 से जो व्यक्ति कम रहेगा दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जड़ बुद्धि कहेंगे, मतलब इडिट कहेंगे। अब 25 से 49 के बीच वाले बुद्धि को क्या कहते हैं हम लोग?
मूल बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बुद्धि, याद रखिएगा। 50 से 69 की बुद्धि को क्या कहते हैं? मूर्ख बुद्धि। 50 से 69 बुद्धि को क्या कहते हैं? मूर्ख बुद्धि। और 70 से 79 की बुद्धि को क्या कहते हैं? मंद बुद्धि दोस्तों। क्या कहते हैं? मंद बुद्धि। और 80 से 89 बुद्धि वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? सामान्य बुद्धि के नीचे कहते हैं, सामान्य बुद्धि से नीचे है। 90 से 109 तक के बुद्धि वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सामान्य बुद्धि, एवरेज स्टूडेंट कहते हैं। 110 से 119 वाले बुद्धि को कहते हैं सामान्य बुद्धि से ऊपर दोस्तों, सामान्य बुद्धि से ऊपर वाले कहते हैं। 120 से 129 वाले बुद्धि को क्या कहते हैं हम लोग? तीव्र बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? तीव्र बुद्धि। 130 से 139 तक के बुद्धि को क्या कहते हैं? परखर बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परखर बुद्धि। और 140 से जो ज़्यादा होगा, ये याद रखिएगा, इसे हम लोग कहेंगे प्रतिभाशाली व्यक्ति, गिफ्टेड व्यक्ति। 130 से 139 तक के बीच को क्या कहते हैं? परखर बुद्धि कहते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा। 130 से 139 के बीच में परखर बुद्धि दोस्तों। 120 से 129 को तीव्र बुद्धि कहते हैं। 120 से 129 तक के व्यक्ति को तीव्र बुद्धि कहते हैं। और 110 से 119 के बीच को सामान्य बुद्धि के ऊपर कहते हैं। और सामान्य बुद्धि 90 से 100 के बीच है तो उसे हम सामान्य बुद्धि कहते हैं दोस्तों। चलिए एक बार हम ऊपर से देख लेते हैं। 25 से कम आयु के व्यक्ति को स्थिति को क्या कहते हैं? जड़त्व बुद्धि, इडिट कहते हैं। 25 से 49 को हम लोग क्या कहते हैं? मूल बुद्धि कहते हैं। 50 से 69 तक रहेगा, 69 तक उसे मूर्ख बुद्धि कहते हैं। और 70 से 69 तक रहेगा दोस्तों, इसे हम मंद बुद्धि कहते हैं। 80 से 89 तक जिसके पास रहेगा उसे सामान्य बुद्धि के नीचे कहेंगे। 90 से 109 तक रहेगा सामान्य बुद्धि, एवरेज है। और 110 से 119 के बीच रहेगा दोस्तों, सामान्य बुद्धि के ऊपर है। 120 से 119 होगा तो तीव्र बुद्धि हो गया दोस्तों। 120 से 129 तीव्र बुद्धि। 130 से 139 परखर बुद्धि हो गया। 140 से अधिक रहेगा तो प्रतिभाशाली, गिफ्टेड व्यक्ति है दोस्तों। चलिए हम लोग प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में थोड़ा जानते हैं। अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंस होते हैं, मतलब अपने डिसीजन में वे स्वतंत्र होते हैं दोस्तों। कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं तो कर सकते हैं। इनमें आत्म क्षमता, सेल्फ एफिशिएंसी हाई होता है दोस्तों। आत्म क्षमता बहुत अधिक होता है दोस्तों गिफ्टेड स्टूडेंट में। क्रिएटिव आइडियाज, मतलब बहुत से विचार उनके दिमाग में इनके पास होता है दोस्तों। इनमें क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होता है दोस्तों, इनमें जिज्ञासा होती है। इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल सका। इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता दोस्तों। इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। इनका मेंटल प्रोसेस जो होता है दोस्तों हाई कैटेगरी का होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के सिद्धांत देखिए, थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस। एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी दोस्तों। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया था। कौन किया दोस्तों? एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया था। बीने, इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। जैसे देखिए द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इस कारक को स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। इस कारक को किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। उन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। यह दो तत्व कौन कौन है? चलिए देखते हैं हम लोग। एक है दोस्तों सामान्य तत्व, जी फैक्टर। कौन सा फैक्टर है दोस्तों? सामान्य तत्व यानी जी फैक्टर। हर व्यक्ति में समान बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। दूसरा है दोस्तों विशिष्ट तत्व, एस फैक्टर, स्पेशलिटी। यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि है दोस्तों। विशिष्ट बुद्धि क्या है? यह दूसरों से अर्जित की जाने वाली बुद्धि है दोस्तों। समूह तत्व कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन के द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है।
देखिए समूह और तत्व कारक सिद्धांत मतलब ग्रुप फैक्टर थ्योरी दोस्तों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन थ्रस्टन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? थ्रस्टन द्वारा दोस्तों। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार के योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाए जाते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहु सिद्धांत दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टी इंटेलिजेंस, यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं फॉर्म्स होती है। जैसे देखिए पहला फॉर्म देखिए, शाब्दिक भाषाई बुद्धि दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। कौन दिया? हार्वर्ड गार्डनर दोस्तों। शाब्दिक भाषाई बुद्धि दोस्तों, वर्बल इंटेलिजेंस, इंटेलिग्यूक इंटेलिजेंस, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। भाषाई बुद्धि से क्या होता है? ये इनके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है दोस्तों। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे बनते हैं वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं दोस्तों। जिन व्यक्तियों में इसका विकास मतलब शाब्दिक भाषाई बुद्धि का विकास अधिक होगा दोस्तों, तो वो वकील बनेंगे, कवि बनेंगे, पत्रकार बनेंगे दोस्तों। तार्किक गणितीय बुद्धि दोस्तों, देखिए लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इसमें तार्किक योग्यता मैथ कैलकुलेशन अधिक होता है दोस्तों। क्या होता है? मैथ कैलकुलेशन अधिक दोस्तों। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे अकाउंटेंट, बैंकर और साइंटिस्ट आदि बनते हैं दोस्तों। स्थानिक बुद्धि देखिए दोस्तों, स्थानिक बुद्धि जो है स्पेटियल इंटेलिजेंस दोस्तों, अमूर्त तत्वों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, अमूर्त तत्वों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे मूर्तिकार, चित्रकार, आर्टिकल्चरल आदि बनते हैं दोस्तों। स्थानिक बुद्धि मतलब क्या हुआ दोस्तों? देखिए फिगर भी देख के समझिए दोस्तों। अमूर्त तत्वों के आधार पर मानसिक छवि बनाना मतलब दिमाग से सोच के दोस्तों किसी का फिगर को उतारना, हम लोग क्या करते हैं? स्थानिक बुद्धि करते हैं उसे। जैसे देखिए चित्रकार को देखिए चित्र बना देगा किसी को देख के दोस्तों, कॉपी करना दोस्तों किसी को देखकर। शारीरिक गति बुद्धि, शारीरिक शरीर को गति देने वाली बुद्धि को कहते हैं शारीरिक गति बुद्धि दोस्तों। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर आदि बनते हैं दोस्तों शारीरिक गति बुद्धि के कारण दोस्तों। संगीतात्मक बुद्धि दोस्तों देखिए दोस्तों, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। कैसी होती है? संगीत की बुद्धि अधिक दोस्तों। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे सिंगर, इंटरटेनर आदि बनते हैं। छठा देखिए दोस्तों, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस दोस्तों। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है दोस्तों ये दूसरे की बुद्धि को हाव, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट, कैसे उसे मोहा जाए, किया जाए, किसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है दोस्तों। दूसरे व्यक्ति का हाव भाव जाना दोस्तों इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाता है दोस्तों। जैसे नेता लोग हुआ दोस्तों, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं दोस्तों। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि दोस्तों, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि क्या हुआ दोस्तों? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में दोस्तों इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाए, मतलब खुद के साथ दोस्तों इंटरेक्ट करना। जैसे साधु लोग हो दोस्तों, जैसे देखिए दोस्तों सब इंट्रापर्सनल में होगा। देखिए ए यहाँ पे पकड़ना है, जो खुद का, जो अपना खुद का बारे में सोचता है वो ए से पकड़ना है, जो दूसरे के बारे में सोचता है वहाँ ई रहेगा। समझ लिए वो नेता लोग हैं, दूसरे के बारे में दूसरे को इंटरेक्ट कर रहा है दोस्तों। प्राकृतिक बुद्धि देखिए दोस्तों, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति में नज़दीक होते हैं दोस्तों। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे किसान आदि बनते हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि दोस्तों, एक्सटेंशनल इंटेलिजेंस, इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है, ये किसका उदाहरण है? अस्तित्ववादी का दोस्तों। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे साधु, संत, फिलोसफर बनते हैं साथियों।
ये आलोचना किस सिद्धांत पे, ये भी देखिए हार्वर्ड गार्डनर का दोस्तों आलोचना देखिए। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस के माप नहीं सकते, अलग अलग इंटेलिजेंस को हम, अलग अलग बुद्धि को हम माप नहीं सकते हैं दोस्तों। त्रिआयामी सिद्धांत देखिए दोस्तों, 3 डायमेंशन थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? जेपी गिलफोर्ड के द्वारा। नहीं, जेपी गिलफोर्ड ने किया। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं दोस्तों? बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं हम लोग। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है: विषय वस्तु, कंटेंट, सक्रिय ऑपरेशनल, उत्पाद प्रोडक्ट। दोस्तों विषय वस्तु जिसे हम लोग बोलते हैं, कंटेंट उसे इंग्लिश में बोलते हैं, सक्रिय ऑपरेशन, उत्पाद प्रोडक्ट। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। त्रिचापीय त्रिघटकीय सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अस्टनबर्ग ने दिया दोस्तों। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? अस्टनबर्ग ने दोस्तों। अस्टनबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। अस्टनबर्ग ने दोस्तों बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहला है अनुभवात्मक बुद्धि। क्या है? अनुभवात्मक बुद्धि दोस्तों, एक्स प्रिंसिपल इंटेलिजेंस दोस्तों। अनुभवात्मक बुद्धि, यह बुद्धि अनुभवों पर आधारित होती है। एक्सपीरियंटियल इंटेलिजेंस मतलब एक्सपीरियंस नहीं करते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं। कौन दिया अनुभवात्मक बुद्धि? अस्टनबर्ग ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा दोस्तों? 3 भागों में। अस्टनबर्ग अनुभवात्मक बुद्धि, यह बुद्धि अनुभवों पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है और अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट करता है, उसे हम अनुभवात्मक बुद्धि कहते हैं। जैसे घटकीय बुद्धि देखिए दोस्तों, घटकीय बुद्धि हो जाएगा आपका कंपोजिशनल इंटेलिजेंस। घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं, कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ों के पीछे कारण जानना चाहते हैं। संदर्भनात्मक बुद्धि देखिए दोस्तों, संदर्भनात्मक बुद्धि, कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस। संदर्भनात्मक बुद्धि दोस्तों, संदर्भनात्मक बुद्धि व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाते हैं जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग अधिगम लर्निंग के बारे में देखते हैं। अधिगम दोस्तों जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। कब से? जन्म से लेकर मृत्यु तक दोस्तों। अधिगम जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों में सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, यही सीखना है दोस्तों। इसलिए हम कहते हैं परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है दोस्तों, उसे हम अधिगम कहते हैं, यानी लर्निंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद कीजिए दोस्तों। सीखना एक अनुकूलन एडेप्टेशन की प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? सीखना एक जो है अनुकूलन यानी एडेप्टेशन की प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया। सीखना क्या है? यूनिवर्सल प्रक्रिया दोस्तों। सीखना आपका व्यवहार में परिवर्तन, सीखना में व्यवहार में परिवर्तन लाना है दोस्तों। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया। सीखना कैसी प्रक्रिया? मानसिक, मेंटल प्रोसेस है दोस्तों। सीखना कैसी प्रक्रिया? मानसिक प्रक्रिया। स्कूल में अधिगम में परिवेश, स्कूल में सीखने में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए दोस्तों। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में एक ही समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित इनकरेजिंग करना दोस्तों। फिर से देखिए, सार्थक मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए
प्रोत्साहित करना दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं दोस्तों, सीखना कहते हैं। अधिगम अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देश सेल्फ डायरेक्टेड हो। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर है दोस्तों। अधिगम के लिए विद्यालय में सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है दोस्तों। मतलब फिर से देखिए, अधिगम मतलब सीखने के लिए विद्यालय में सामाजिक अवसर में भागीदारी महत्वपूर्ण है दोस्तों। सीखना मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? अधिगम का मतलब ही सीखना है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। सीखना मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है दोस्तों। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी को सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया शामिल होती है दोस्तों। अधिगम वक्र देखिए, अधिगम वक्र कर्व्स ऑफ लर्निंग दोस्तों। जब सीखने की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम यानी ग्राफ, आरेख, ईटीसी से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिकता का शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है। इसमें अधिगम की न्यूनता और अधिकता यानी शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है। अधिगम वक्र के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं साथियों? 4 प्रकार हैं। अधिगम वक्र के 4 प्रकार हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। सरल रेखीय वक्र, देखिए दोस्तों। स्ट्रेट लाइन कर्व, इसमें सीखने की गति एक समान होती है। कैसी होती है? एक समान दोस्तों। देखिए, सीखने की गति है, ऐसे है, इधर गया, और एक रेखीय सरल रेखीय वक्र है दोस्तों। अभ्यास देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए, उन्नतोदर वक्र दोस्तों। एलिवेशन कर्व, इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है। उन्नतोदर वक्र में, एलिवेशन में सीखने की गति शुरू में तेज होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाता है दोस्तों। एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ से चला, यहाँ पूरा हुआ दोस्तों, यहाँ से चला, यहाँ से फिर देखिए धीमी हो गया, उन्नतोदर अधिगम धीरे पड़ गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नतोदर वक्र देखिए, नतोदर अधिगम वक्र दोस्तों। कॉन्टैक्ट लर्निंग कर्व, इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू होती है और वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। मिश्रित अधिगम वक्र दोस्तों देखिए, मिश्रित अधिगम वक्र क्या होता है? इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज और धीमी और अंत में भी अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों तरफ से हो सकती है। यह वक्रों उन्नतोदरों और नतोदरों अधिगम वक्र में मिला जुला रूप है दोस्तों। मिश्रित अधिगम वक्र दोस्तों, इसमें शुरू में अधिगम मतलब सीखने की गति तेज और धीमी, अंत में सीखने की गति तेज और धीमी दोनों तरह से हो सकती है। यह वक्रों उन्नतोदर नतोदर वक्र को मिला जुला होता है दोस्तों। देखिए, मिश्रित है, यहाँ चला फिर धीमी हुआ, फिर चला फिर धीमी हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग अधिगम पठार के बारे में चर्चा करते हैं। अधिगम पठार दोस्तों, लर्निंग प्लेट्यू। अधिगम पठार साथियों, इसमें सीखने की गति रुक जाती है। जो हम नोट्स पढ़ा रहे हैं दोस्तों, सचिन सर का जो न्यू नोट्स अभी निकाला गया 1500 का पेड कोर्स लेके, अगर आप हम जो वीडियो बना रहे हैं उसको अगर आप 1 से 2 बार या 3 बार देख लीजिएगा
तो दोस्तों इतने में आपको समझ में आ जाएगा सीडीपी में क्या सही है, क्या गलत है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। उतने में दोस्तों आपका 30 में दोस्तों 25 नंबर कन्फर्म लाना हो जाएगा दोस्तों। 25 नंबर तो 110% ले आइएगा दोस्तों। जितना थ्योरी करा रहे हैं उसको 1 से 2 बार या 3 बार देख लीजिए। और दोस्तों जो प्रैक्टिस 100 क्वेश्चन का करा रहे हैं 50-50 मिनट में, उसको आप 2 से 3 बार जरूर देख लीजिए। हर एक सेक्टर का एसएसटी का भी करा देंगे दोस्तों। बस आप लोग की सपोर्ट चाहिए दोस्तों, लोग सपोर्ट कीजिए, बस हम आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे दोस्तों। 1500 लगाने से बच भी जाइएगा दोस्तों। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अधिगम पठार, इसमें सीखने की गति रुक जाती है। इसमें सीखने की गति क्या होता है? रुक जाता है दोस्तों। यानी उसमें ना तो उन्नति होती है और ना ही अवनति दोस्तों। अधिगम पठार में अधिगम की गति 0 होती है, मतलब शून्य होता है दोस्तों। न लाभ न हानि दोस्तों। शिक्षण के स्तर दोस्तों, लेवल ऑफ द टीचिंग। शिक्षण के स्तर को 3 स्तरों में बांटा गया। शिक्षण के स्तर को कितना लेवल दोस्तों? 3 स्तरों में बांटा गया, 3 स्तरों में। स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल दोस्तों, यह हार्वर्ड ने दिया। यह स्मृति स्तर शिक्षण को कितने स्तर में बांटा गया दोस्तों? 3 स्तरों में। स्मृति स्तर जिसे मेमोरी लेवल ये बोलते हैं अंग्रेजी में, यह हार्वर्ड ने दिया। कौन दिया दोस्तों? हार्वर्ड ने। इस स्तर में बच्चे के रटने पर बल दिया जाता है। हार्वर्ड लेवल में दोस्तों किस पे बल दिया जाता है? बच्चों के रटने पर बल दिया जाता है। देखिए ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है दोस्तों। इसका माइंड बहुत कम है दोस्तों, सबसे नीचे पॉइंट है, निचला स्तर है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है दोस्तों। यह छोटी कक्षाओं के लिए होता है। किस कक्षा के लिए? छोटी कक्षाओं के लिए दोस्तों। देखिए दूसरा पॉइंट, समझ बोध स्तर दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग लेवल। यह मोरिसन ने दिया था। कौन दिया दोस्तों इसे? इसका व्यक्तित्व तो किसने दिया था? समझ बोध स्तर को किसने दिया था? मोरिसन ने दिया दोस्तों। यह स्तर स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है। यह स्तर जो है स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है साथियों। इस तरह में रटने की बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है दोस्तों। क्या बोला गया? इस स्तर में रटने के बजाय, सही बात है दोस्तों, ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया गया है। समझ बोध स्तर दोस्तों। इस स्तर में बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है या नियम यदि सिद्धांत बताए जाते हैं, वे इस तरह से प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चा उनका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके दोस्तों। चिंतन स्तर देखिए, लेवल 3 चिंतन स्तर। यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है दोस्तों। चिंतन स्तर को यह शिक्षण अधिगम शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है दोस्तों। इस स्तर में बच्चे को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास यानी पूर्व अवसर प्राप्त है। इस स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास में पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। इसमें पहले बच्चे को विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है। फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने के लिए अवसर दिए जाते हैं दोस्तों। फिर से एक बार पढ़िए इस लाइन को। इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियमों यानी सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने की अवसर दिया जाता है दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण दोस्तों, माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण यह शिक्षण का छोटा सा प्रारूप है। क्या? छोटा सा प्रारूप है जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। सूक्ष्म यह शिक्षण का छोटा सा प्रारूप है जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास एलन महोदय ने दिया। सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास किसने दिया दोस्तों? एलन महोदय ने दिया। याद रखिएगा दोस्तों, कौन दिया? एलन महोदय ने दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में दोस्तों कम समय में अधिक दक्षता मतलब अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रदान किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों के कौशल का विकास किया जाता है, जैसे श्यामपठ कौशल, पुनर्वलन,
कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल। देखिए हम लोग पहले सूक्ष्म शिक्षण के प्रक्रिया को समझते हैं। पहले है दोस्तों योजना निर्माण। पहले टीचर पाठ्य योजना का निर्माण करेगा। पाठ्य योजना निर्माण में क्या होगा दोस्तों, पहले टीचर पाठ्य योजना का निर्माण करेगा। फिर देखिए दूसरा है शिक्षण अधिकार, कक्षा शिक्षण। इसमें पाठ्य योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा। शिक्षण करवाने के लिए 6 मिनट का समय रिजर्व होता है। शिक्षण करवाने के लिए 6 मिनट का समय अनिवार्य होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रतिपुष्टि। फीडबैक देने के लिए 6 मिनट दोस्तों, फीडबैक देने के लिए भी 6 मिनट है। फिर देखिए चौथा पॉइंट है पुनः पाठ योजना। इसमें 12 मिनट लगता है। पुनः पाठ को पुनः 12 मिनट का समय दिया जाता है। फिर छठा में देखिए, पांचवा देखिए पुनः शिक्षण 6 मिनट। फिर पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट दोस्तों, यानी कुल 36 मिनट दिया जाता है दोस्तों। अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग दोस्तों। देखिए जब कोई एक सीखा हुआ कौशल काम दूसरे सीखने के कौशल ने काम को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की क्रिया को प्रभावित करता है दोस्तों। जैसे देखिए साइकिल चलाना सीख जाते हैं दोस्तों तो मोटरसाइकिल चलाना आसान हो जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं अधिगम स्थानांतरण दोस्तों। मतलब कोई भी कार्य किया गया है उसको दूसरे कार्य करने में हमें सहूलियत मिलता है, उसे हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं दोस्तों। स्थानांतरण का प्रकार देखिए, धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को सिखाने में सहायता प्रदान करता है दोस्तों। किसी भी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब अन्य कार्यों को करने में सहायक होता है तब इसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण माना जाता है दोस्तों। से हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करने के कारण धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। ऋणात्मक स्थानांतरण दोस्तों देखिए, किसी भी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक होता है तब इसे सीखने में ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं दोस्तों। जैसे किसी कार्य को सीखे हैं, दूसरे कार्य को किए हैं और उसका परिणाम उल्टा हो गया दोस्तों, उसे हम ऋणात्मक स्थानांतरण कहेंगे दोस्तों। तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, तेज चलने का अभ्यास कर रहे थे और दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है, अतः इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं दोस्तों। डॉक्टर बोला दोस्तों धीरे धीरे चलना, लेकिन हम तेज चले तो हमें दिल का दौरा पड़ गया, तो हम क्या हुआ, ऋणात्मक स्थानांतरण हुआ दोस्तों। शून्य स्थानांतरण देखिए, सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव ना हो तो सहायक होता है ना ही बाधक होता है, तो वहाँ पर अधिगम शून्य स्थानांतरण होता है दोस्तों। ना लाभ ना हानि दोस्तों, उसे हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। क्षैतिज स्थानांतरण, जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाता है तो इसे सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। गणित में जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करने के अभ्यास उसी तरह के विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है, इसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं दोस्तों। फिर से एक बार देखिए, जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार से की लगभग समान स्थिति में किया जाता है तो इसे सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। गणित में जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह के विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है। चलिए लर्निंग डिसेबिलिटी दोस्तों, अधिगम और क्षमता।
अधिगम अक्षमता दोस्तों देखिए, सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। बस सीखने की क्षमता में या योग्यता में उसमें कमी है तो उसे हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। जैसे चर अवस्था वर्बल स्टेज है दोस्तों। देखिए डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित कठिनाई है दोस्तों। क्या है? पढ़ने से संबंधित कठिनाई को हम लोग क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। और डिसग्राफिया दोस्तों, DYS डिसग्राफिया क्या कहते हैं? लिखने से संबंधित कठिनाई को हम लोग डिसग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसग्राफिया। और डिसकैल्कुलिया देखिए, डिसकैल्कुलिया दोस्तों, डिसकैल्कुलिया में गणितीय गणना से संबंधित समस्या को हमको लोग क्या कहते हैं? डिसकैल्कुलिया। और डिसमोर्फिया दोस्तों, डिसमोर्फिया कहते हैं हम लोग भ्रम वाली स्थिति दोस्तों, मतलब कन्फ्यूजन स्थिति को। डिस्फेजिया दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? बोलने से संबंधित विकार को डिस्फेजिया कहते हैं। जैसे फोन पे बोल नहीं पा रहा दोस्तों, डिस्फेजिया। जैसे यहाँ देखिए फिगर। डिस्ग्राफिया देखिए दोस्तों, डिस्प्रेक्सिया दोस्तों, ग्राफिया नहीं, डिस्प्रेक्सिया मतलब शारीरिक कौशल से संबंधित विकार को कहते हैं डिस्प्रेक्सिया का। क्या कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। शारीरिक कौशल संबंधित विकार को डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। डिस्थीमिया दोस्तों, तनाव से संबंधित विकार को हम लोग डिस्थीमिया कहते हैं। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। डिसलेक्सिया दोस्तों, डिसलेक्सिया किसे कहते हैं हम लोग? ये कहते हैं पढ़ने से संबंधित कठिनाई को डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसमोर्फिया दोस्तों हम लोग लिखने के संबंधित कठिनाई को डिसग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसग्राफिया। और डिसकैल्कुलिया दोस्तों गणितीय गणना संबंधित समस्या को डिसकैल्कुलिया कहते हैं। डिसमोर्फिया दोस्तों इसे हम लोग भ्रम वाली स्थिति कहते हैं। डिस्फेजिया दोस्तों इसे हम लोग बोलने के से संबंधित विकार को डिस्फेजिया कहते हैं। डिस्प्रेक्सिया दोस्तों शारीरिक कौशल से संबंधित विकार को डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। और डिस्थीमिया दोस्तों तनाव से संबंधित विकार को डिस्थीमिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ADH अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर दोस्तों, इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, बहुत हाइपर एक्टिव होता है दोस्तों। क्या होता है? हाइपर एक्टिव। देखिए स्वलीनता आत्म केंद्रितता में ऑटिज्म दोस्तों, दोहराव रिपीटिटिव दोस्तों, मतलब रिपीट करना और बार बार किए जाने वाला व्यवहार बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है। यह दिव्यांगता सामाजिक संचार सोशल कम्युनिकेशन में चुनौती का कारण बनता है दोस्तों। स्वलीनता यानी आत्म केंद्रितता, स्वलीनता को ही हम लोग बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में ऑटिज्म बोलते हैं दोस्तों। दोहराव रिपीट, दोहराव यानी रिपीट और बार बार किए जाने वाले व्यवहार बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है। यदि दिव्यांगता सामाजिक संचार सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनता है दोस्तों। RPW एक्ट 2016 दोस्तों देखिए, RPDW एक्ट 1995 के स्थान पर PW एक्ट 2016 लाया गया। PW एक्ट 2016 में PWD एक्ट 1995 में मौजूदा विकलांगता 7 प्रकारों से बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिया गया और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास और भी विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा सुझाए गए युक्तियां दोस्तों देखिए, जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव दोस्तों, जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। फिर स्कूल जाने वाले बच्चों को हर 5 साल में सर्वे करना और बुक्स टेलम आदि उपलब्ध कराना दोस्तों जो विकलांग रहेंगे। गामक गतिमान अक्षमता लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यह क्षमता शारीरिक अक्षमता यानी मसल्स का सही तरीके से नहीं चलना से संबंधित होता है। जैसे चलना कूदना, हाथ में कोई वस्तु ना पकड़ पाने की अक्षमता कहते हैं। E.L. थॉर्नडाइक दोस्तों त्रुटि प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है दोस्तों। थॉर्नडाइक एक
अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे दोस्तों? थॉर्नडाइक, अमेरिका के वैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक दोस्तों, याद रखिएगा। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक ने क्या किया दोस्तों? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वे सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना स्टिमुलस बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया रिस्पॉन्स करेगा और वह बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। थॉर्नडाइक क्या बोले? फिर से एक बार पढ़ते हैं, देखिए समझिए। मतलब बच्चा जितना बार गलती करेगा दोस्तों, उस गलती से कुछ ना कुछ चीज़ सीखेगा दोस्तों। उसी नियम को हम लोग त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं। थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया। वे सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना स्टिमुलस बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा और वह जब वह बार बार गलती अनुक्रिया के दोहराव तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा दोस्तों। एक्सपेरिमेंट देखिए, ट्रायल किए थे। प्रयोग, थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी मछली रख दी। पिंजरे में एक लीवर लगा दिया गया। लीवर लगा होता है जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य मृत मछली तक पहुंच जाता है दोस्तों। यह प्रयोग सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होगी, लेकिन अंत में हमें अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी सीख जाएंगे दोस्तों। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए दोस्तों, मुख्य नियम और एक गौण नियम। चलिए देखते हैं। प्राथमिक नियम, प्राइमरी लॉ देखिए पहले। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यह नियम बताता है कि किसी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे उसे हम उतना ज़्यादा सीखेंगे दोस्तों। सही बात है दोस्तों। आप जो भी चीज़ को जितना कीजिएगा उतना जल्दी आप सीखिएगा। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ द रेडियंस। यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितना तत्पर रहेंगे उसे उतना जल्दी सीखेंगे दोस्तों। तत्परता का नियम क्या बताता है? लॉ ऑफ द रेडिनेंस दोस्तों। यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितना तत्पर होंगे, जितना इच्छुक होंगे, उसे हम उतना जल्दी सीखेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रभाव का नियम दोस्तों, लॉ ऑफ द इफेक्टेड। यह नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है। यदि सीखना असंतोषजनक नहीं होता तो थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया। सॉरी दोस्तों, फिर से देखिए। प्रभाव का नियम क्या? यह नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है। यदि सीखना असंतोषजनक है तो सीखना संभव नहीं होता। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड का महत्व दिया है दोस्तों। दंड के माध्यम सीखा जाता है। चलिए गौण नियम देखते हैं, सेकेंडरी लॉ दोस्तों। बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ द मल्टीपल रिस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रिया या प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम करते हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या है दोस्तों? इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते हैं और सीखते समय अनेक प्रतिक्रिया का प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। गौण विधि का दोस्तों। आंशिक क्रिया नियम, लॉ ऑफ द रेटियल एक्शन। आंशिक क्रिया का नियम, इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है दोस्तों। चलिए आत्मीकरण का सिद्धांत, लॉ ऑफ द एसिमिलेशन। इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे अस्थायी बना लेते हैं। इसे अधिक सुगम और सरल हो जाता है। इससे क्या होता है? अधिगम मतलब सीखना और सुगम मतलब और सरल और आसान हो जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। मनोवृत्ति दोस्तों। मनोवृत्ति अभिवृद्धि का नियम, लॉ ऑफ द डिस्पोजिशन। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी
पॉजिटिव अभिवृद्धि होगी उतने ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे। अगर अभिवृद्धि कम हुई तो उस काम को कम सीखेंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सहचर क्रिया का नियम, लॉ ऑफ द एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना है। इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। इरर्स देखिए दोस्तों, बच्चे की इरर उनके सीखने की प्रोसेस का एक पार्ट ऑफ लाइफ है दोस्तों। बच्चा जितना गलती करेगा दोस्तों उस गलती से उतना ही सीखेगा। ये बच्चों को थिंकिंग को समझने, मतलब बच्चों की सोच को समझने में एक रिसोर्स का काम करता है। छात्र की इरर्स मतलब छात्र की गलती संकेत मतलब इंडिकेट करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास मतलब मैकेनिकल ट्रायल की जरूरत है, मतलब अभ्यास की मतलब प्रैक्टिस की जरूरत है दोस्तों। अल्बर्ट बांड्रा का सामाजिक सिद्धांत देखिए। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टॉप करने से पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत वीडियो होने के बाद दोस्तों आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आपको पूरा PDF के साथ आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा दोस्तों, हर एक टॉपिक का दोस्तों। EVS हुआ, CDP हुआ, मैथ हुआ, आपका फिर SST में जो हुआ दोस्तों, सब विषय का दोस्तों। एग्जाम्पल 91 को आप लोग शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो 1 घंटा प्लस हो गया दोस्तों। फिर 1 घंटे के पार्ट में जितना अल्बर्ट बांड्रा से स्टार्ट करेंगे, फिर अगला पार्ट 1 घंटा का और बनाए, मतलब 3 से 4 घंटा में पूरा सर के नोट्स का जो पेपर 1 पेपर 2 का जो CDP दिया गया पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।